वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मॉडल पेपर्स के बारे में, उसी की यहाँ पर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखिए हमने 9 पेपर सोल्व कर लिए थे। अब हम बात करेंगे 10th नंबर पेपर को। हिंदी और जीके को यहाँ पर हम सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब एग्रीकल्चर के हमारे मॉडल पेपर की तरफ। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे याद रखिएगा कल आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे थोड़ा सा रूबरू करा देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले जैसे कि अगर राजस्थान जीके की बात करता हूँ तो राजस्थान जीके में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। कल आपका पेपर हुआ था एसआई का, ठीक है, आपने देखा होगा एसआई का पेपर हुआ था। तो एसआई के पेपर में वैसे लेवल उसका हार्ड है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का काम है, लेकिन उसमें राजस्थान जी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेसिक लेवल के पूछे गए थे, मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी से पूछे गए थे। जैसे कि गोकुंदा है, ठीक है, बोराट का पटारा आपको पता होगा, गोकू भाया मतलब गोकुंदा से कुंभलगढ़ के जो मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं बोराट का पठार। एक तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था। एक पूछ लिया था आपको राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए राज्य वृक्ष होता है, याद रखिए खेजड़ी। नॉर्मल क्वेश्चन था, सभी कर देंगे, याद रखिएगा। राज्य वृक्ष अगर आपको पूछता है तो राज्य वृक्ष होता है खेजड़ी और राज्य पुष्प होता है रोहिड़ा। राज्य पुष्प होता है, याद रखिए, रोहिड़ा। और इन दोनों को कब घोषित किया गया था? 1983 में। ठीक है, अगर वृक्षों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो 1983 याद रखना। और जंतुओं से अगर आपको पूछा आता है जैसे कि एनिमल पशु, ठीक है, मतलब जैसे चिंकारा है, जैसे कि राज्य पशु है चिंकारा है, राज्य पशु याद रखिएगा, ऊँट भी है। तो अगर इनका पूछा आता है तो 1981 याद रखना, और वृक्षों का अगर आपको पूछा आता है तो डायरेक्ट 1983 याद रखना। इतना तो याद रखोगे। एक स्लोगन आपको पूछा गया था, याद रखिए स्लोगन। पर्यटक का आपका टॉपिक है कि स्लोगन क्या है पर्यटक होगा, तो वो है पधारो नी मारे देश। पधारो नी मारे देश ये स्लोगन है जो कि अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया था। और अल्लाह जिलाबाई याद रखिए एक प्रकार की मांड गायकी है, ये याद रखना। ये क्वेश्चंस थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए थे। अब आते हैं हमारे टेस्ट मेबल की ओर। तो याद रखिए सबसे पहला क्वेश्चन है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट में याद रखिए फास्फोरस की मात्रा 20 से 30% होती है, ठीक है। एक होता है रॉक फास्फेट, एक होता है बेसिक स्लेग। तो बेसिक स्लेग में याद रखिए 14 से 18% फास्फोरस पाई जाती है, और रॉक फास्फेट में याद रखिए 20 से 30% फास्फोरस पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रॉक फास्फेट जिसमें फास्फोरस की मात्रा 20 से 30 होती है, किस प्रकार की मृदाओं में इसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए रॉक फास्फेट का जो प्रयोग किया जाता है ये अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे कि ज्वार के पौधों से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर उपयुक्त संख्या कितनी होती है? याद रखिए ऐसे संख्या की याद आपको ज़रूरत नहीं है, आप रखो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को आप बेशक छोड़ देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होने के चांस है, सही के नहीं बल्कि गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दे, वही बेहतर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूँ में ताजमोल दिखाई देती है। ताजमोल मतलब बताइए, सियाराई अवस्था। तो सियाराई अवस्था में होता क्या है ये बताइए पहले तो। चलिए इस क्वेश्चन के पहले याद रखिएगा कि एक होता है रबी, एक होता है खरीफ। ये तो आप जानते हैं, रबी को अक्टूबर से नवंबर हम लेते हैं और जून से जुलाई में हम खरीफ को ले लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एक होता है, याद रखिए इपीजियल, एक होता है हाइपोजियल। एक होता है इपीजियल, एक होता है हाइपोजियल। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जो खरीफ होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे रबी के बारे में, ठीक है। तो खरीफ में क्या होता है, याद रखिए जो अंकुरण का प्रकार होता है ये किस प्रकार का होता है? ये होता है याद रखिए इपीजियल प्रकार का। इपीजियल, इपीजियल प्रकार का मतलब होता है क्या है? याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, याद रखिएगा जो अंकुरण या फिर प्रांकुर चोल है वो क्या करेगा, याद रखिएगा वो मर्दा से ऊपर आ जाएगा। मर्दा से अगर ऊपर आ रहा है और अंकुरण हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे, याद रखिए इपीजियल, जिसे ऊपरी भूमि भी बोला जाता है, ऊपरी भूमि भी बोला जाता है। एक होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल याद रखिए अरहर है। अरहर एक खरीफ की फसल है, लेकिन अरहर एक अपवाद है किसका? खरीफ फसलों का, क्योंकि खरीफ फसलों में सभी में याद रखिए ऊपरी भूमि को होता है, मतलब जो अंकुरण होता है ये भूमि से ऊपर आकर होता है। लेकिन याद रखिए अरहर है एकमात्र अपवाद है जिसका जो अंकुरण होता है ये मृदा की सतह में, ठीक है, मतलब हाइपोजियल होता है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। अरहर का आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अरहर में किस प्रकार का अंकुरण होता है? हाइपोजियल प्रकार का होता है। बाकी जितनी भी जो खरीफ फसलें हैं उनमें किस प्रकार का होता है? इपीजियल होता है। रबियों में हाइपोजियल होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है राजमा। राजमा में क्या होता है, याद रखिए अंकुरण ऊपर होता है, मतलब ऊपर आकर होता है। बाकी जितनी भी होती हैं रबी की फसलें जैसे कि गेहूँ हुआ, चना हुआ, जौ हुआ, सभी में
मृदा की सतह से नीचे होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को भी कवर करना जरूरी था। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब ये बताइए कि गेहूं में जो CRI स्टेज है ये कहाँ पर दिखाई देती है। तो याद रखिए जो CRI स्टेज होती है इसमें क्या होता है कि भूमि की ऊपरी सतह से नीचे तथा बीज से नीचे, हाँ यही है सेकंड ऑप्शन आपका। याद रखिएगा कि भूमि की ऊपरी सतह से नीचे लेकिन बीज के ऊपर लेकिन सतह से नीचे, ये होता है याद रखिए गेहूं में। गेहूं किस प्रकार की है, रबी की है। अभी तो आपको बताया कि इसमें क्या होगा, याद रखिएगा जो अंकुरण होगा ये नीचे होगा, हाइपोजियल प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अरुणा। तो अरुणा याद रखिए एक म्यूटेंट वेराइटी होती है, किसकी होती है, अरंडी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे भूमि में किस pH मान पर फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। तो फास्फोरस की जो सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है याद रखिए ये होती है सबसे ज़्यादा न्यूट्रल स्टेज पर। न्यूट्रल मतलब उदासीन अवस्था। उदासीन अवस्था कहाँ पर होती है बताइए, उदासीन अवस्था होती है याद रखिए 6.5 से 7.5 pH पर होती है। ठीक है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स अगर आपको पूछा जाता है तो क्लाइमेटिक जोन से याद रखिएगा 15 है, लेकिन इकोलॉजिकल जोन अगर आपको पूछे जाते हैं 20 या 21 है। ठीक है, दोनों में से अगर आपको कोई सा भी ऑप्शन में देखने को मिलता है तो आप 20 या 21 याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ रहेगा। वैसे ऐसी दृष्टि में आपका 21 शायद राइट आंसर रहेगा। कन्फ्यूज इसको याद रखिएगा, आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है 20 और 21। ठीक है, वैसे एक नया बना था इसके कारण ये 21 हुए थे, तो याद रखिएगा 20 या 21 इकोलॉजिकल जोन है और क्लाइमेटिक जोन्स है वो 15 है। राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सरसों में तेल का कड़वापन किसके कारण होता है। तो याद रखिए सबसे पहले तो तेल में कड़वापन, बताइए कड़वापन होता है याद रखिए आइसोथायोसाइनेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, आइसोथायोसाइनेट्स के द्वारा होता है, या फिर इस और किसी के कारण होता है, आप बता सकते हो। याद रखिएगा, अब यहाँ पर याद रखिएगा कड़वापन अगर आपको पूछा था आइसोथायोसाइनेट आप याद रख सकते हो या ग्लूकोसिलेट्स, इन दोनों में से याद रखिएगा। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, पक्का है। ठीक है, वैसे अम्ल अगर बात करूँगा मैं सरसों में तो यूसिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो तीव्र गंध होती है, एक प्रकार की गंध आती है, वो किसके कारण आती है, याद रखिए तीव्र गंध, तो ये आती है सिनिग्रीन के कारण। अम्ल कौन सा होता है, एरुसिक अम्ल होता है, किसके कारण होते हैं, इसमें कड़वापन किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनेट्स के द्वारा होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन से याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो आलू में सबसे क्रांतिक अवस्था याद रखिएगा सिंचाई की वो होती है 25% कंद बनते समय। कितनी होती है, 25% कंद बनते समय आलू की एक सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि HCN धुरीन एक विषैला रसायन होता है जिसका निर्माण जड़ों में होता है, व पत्तियों में इसका संचयन होता है। किस फसल से संबंधित है, याद रखिए एक HCN होता है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये होता है मुख्यतः ज्वार से, मतलब ज्वार आपकी जो फसल है याद रखिएगा ये मोटे अनाजों वाली फसल है, जो कि याद रखिए मोटे अनाजों का राजा भी कहलाता है। जो ज्वार है याद रखिए मोटे अनाजों वाली फसलों का राजा है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें क्या होता है, एक HCN जिसे हम धुरीन अम्ल भी बोलते हैं, याद रखिए प्रूसिक अम्ल भी जिसे हम बोलते हैं, जिसकी मात्रा अगर मान लीजिए 0.5% से अधिक हो जाती है तो ये नुकसानदायक होती है। 0.5% से अधिक अगर हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और अब यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि याद रखिए HCN का अगर आपको पूछा था निर्माण या संश्लेषण, तो निर्माण या संश्लेषण तो होता है याद रखिए जड़ में, लेकिन इसका संचयन याद रखिएगा, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना और संचयन का मतलब होता है एकत्रित होना। तो संचयन होता है याद रखिएगा इसका पत्तियों में होता है, मतलब बनता तो ये जड़ों में है लेकिन ये जब एकत्रित होता है ये आ जाता है पत्तियों में, तो पत्तियों में ये आकर संचयन हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा नामक मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा, याद रखिएगा ये होता है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस किसका नाम होता है, गाजर घास का नाम होता है। गाजर घास को याद रखिएगा कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। खरपतवारों का राजा भी इसे बोला जाता है। खरपतवारों का राजा किसे बोला जाता है, गाजर घास को ही बोला जाता है। और एलियन वीड का एग्जाम्पल भी याद रखिए गाजर घास ही है। एलियन वीड मतलब बाहर से फॉरेन कंट्री से उसे लाया गया था किसी सजावटी रूप में, लेकिन यहाँ पर आकर वो याद रखिएगा वीड बन चुका है, तो वो कहलाते हैं एलियन वीड। नोक्सियस वीड होते हैं याद रखिएगा वे वीड जो कि याद रखिएगा जिनका आसानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट वीड क्या होते हैं, सैटेलाइट वीड का मतलब होता है ऐसे वीड याद रखिएगा जिनका जो वो पकते हैं,
उसी टाइम याद रखिए फसल हमारी पकती होती है। इसके कारण क्या होती है याद रखिए, सेम कंडीशन मतलब सेम टाइम में अगर पकने के कारण उनके बीज है हमारी फसल में मिल जाते हैं। इस प्रकार के वीडों को सैटेलाइट वीड कहा जाता है। नोक्सियस हम बात कर चुके हैं। नोक्सियस वीड का मतलब होता है वे वीड जिनके बीजों को हमारे मतलब फसल के बीजों से निकालना आसान नहीं होता, मतलब कठिन होता है, वो कहलाते हैं नोक्सियस वीड। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेफिनेशन से वीड की जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वीड की डेफिनेशन से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक होता है रोग्यू वीड, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा था रोग्यू, तो रोग्यू का मतलब डायरेक्ट याद रखिएगा कि रोग्यू वीड को निकालना रोगिंग कहलाता है। रोगिंग का जो मेन पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है आनुवंशिक शुद्धता को मेंटेन करना। तो अब याद रखिएगा रोग्यू वीड होता क्या है, तो याद रखिए एक किस्म में दूसरी किस्म का उगना, जैसे कि गेहूँ की कल्याण सोना में सोनालिका का उगना, गेहूँ की कल्याण सोना में सोनालिका का उगना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है, या फिर रोग्यू वीड कहलाता है। ठीक है, रोग्यू वीड मतलब किसी भी एक फसल की दो किस्मों का आपस में या फिर एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उगना ही क्या कहलाता है, रोग्यू वीड कहलाता है। ओके, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे याद रखिए गेहूं से एक क्वेश्चन आपको वैसे भी पूछा जा सकता है कि एक जीन वाली कौन सी है, दो जीन वाली कौन सी है और तीन जीन वाली कौन सी है। मतलब वेराइटी से एक क्वेश्चन बना है कि एक जीन वाली कौन सी है, दो जीन वाली कौन सी है, तीन कौन सी है। तो बस आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखिए हीरा मोती और लाल बादशाह है। हीरा मोती और लाल बादशाह तो याद रखिए तीन जीन वाली है। आपको एक की याद रखनी है, तीन की याद रखनी है, दो की तो आपको याद ही नहीं रखनी, क्योंकि दो की तो बहुत सारी वेराइटी है, उनको याद नहीं रखना है। डायरेक्ट अगर आपको नहीं आती है तो दो में टिक करना। ठीक है, वैसे याद रखिए एक की कल्याण सोना है, इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक कल्याण सोना है, एक सोनालिका है। सोनालिका और कल्याण सोना याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, एक जीन वाली है, तीन जीन वाली हीरा मोती और लाल बादशाह है। ठीक है, इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना। और सभी दो जीन में आ जाती है। और तीन जीन वाली जो वेराइटीज़ थी इनका निर्माण कब हुआ था, 1970 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि कब ट्रिपल जीन वेराइटीज़ को रिलीज़ किया गया था, 1970 में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन से याद रखिए आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इनको अगर आप छोड़ोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, इसलिए विशेष तौर पर इनका भी आप ध्यान रखते रहिए। बस आपको सुनना है। ठीक है, अब आपको लिखना नहीं है, केवल आपको सुनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन क्यों, इसमें क्या कारण होता है, इसमें ऐसी खासियत क्या होती है। तो इसकी खासियत क्या होती है याद रखिएगा कि इसमें होता है, याद रखिए अनसेचुरेटेड फैटी अम्ल। अनसेचुरेटेड याद रखिएगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाया जाता है। अनसेचुरेटेड फैटी अम्ल इसमें पाया जाता है, किसमें, सूरजमुखी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी प्रकार की कटाई करनी चाहिए, मतलब कितनी कटाई की जाती है। तो याद रखिएगा, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसानी से ध्यान रखिएगा। कितनी कटाई की जाती है इसमें, नॉर्मल है, दो कटाई कर लेंगे। अगर हमें चारा ही लेना है तो दो कटाई ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दाना का विकास नहीं होता है। क्वेश्चन को मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप अगर एक बार पढ़ लोगे, एक बार आप सही से सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन पता है। बस आपको आंसर यहाँ पर जानने हैं कि मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दाना का विकास नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये होती है मूंगफली की फलियों में दाना नहीं बनना, एक क्रिया होती है पॉपिंग। क्या होती है, पॉपिंग। और पॉपिंग क्रिया याद रखिए कैल्शियम की कमी से होती है। किससे होती है, कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए याद रखिए जो पॉपिंग की क्रिया जो मूंगफली में होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। याद रखिएगा, वही जिप्सम की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका प्रयोग याद रखिए सारी मृदाओं के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, एनपीवी मतलब न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एनपीवी वायरस है इसका प्रयोग याद रखिएगा पोड बोरर मतलब चने का फली छेदक नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फली छेदक याद रखिए वैसे ये सभी को प्रभावित करता है, जैसे कि आपकी फसल हो सकती है, याद रखिए कपास हो सकती है। ठीक है, चना तो आपकी है ही। तो याद रखिए जितनी भी जो फलियाँ हैं जिनमें पोड़ बनते हैं उनको ये हानि पहुँचाती है। तो कपास में पोड़ बनते हैं, इतना तो पता है ना। जो रोई बनती है वो पोड़ में ही बनती है। एक बॉल होती है जिसे हम बॉल बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का पोड ही होता है, उसको भी हानिकारक पहुँचाता है। तो उसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल का फंदा फांस फसल का उत्तम उदाहरण है। मतलब ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है, याद रखिएगा, ऐसी कोई फसल है जो कि याद रखिएगा कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रैप क्रॉप का, वो होता है भिंडी, लेकिन भिंडी हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बताइए? सरसों को लेंगे, अलसी को लेंगे, तोरिया को लेंगे या फिर मूंगफली को लेंगे? तो हमें पता है किसको लेंगे, सरसों को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि याद देखिए सरसों का जो नियंत्रण है डीबीएम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डीबीएम के लिए। किस में किया जाता है? पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर कोल क्रॉप्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? कोल क्रॉप्स में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सरसों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाता कैच क्रॉप, तो कैच क्रॉप में याद रखिएगा, कैच क्रॉप का मतलब है जो, याद रखिएगा, फसल अवधि जिसकी कम होती है, मतलब कम समय में जिससे हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, वो होती है कैच क्रॉप। तो ये होती है तोरिया। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, तंबाकू में टॉपिंग और डीसकरिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैसे याद रखिए टॉपिंग का मतलब होता है कोई पौधा है उसमें ऊपर वाला हिस्सा को हम हटा देते हैं। ऊपर वाले हिस्से को याद रखिए टॉपिंग या निपिंग। निपिंग आप जानते होंगे, निपिंग मुख्यतः याद रखिए चने में की जाती है, जिसकी रासायनिक नियंत्रण अगर आपको करना है टीबा का आप 75 ppm का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वैसे ही यूज़ करना है तो आप भेड़ों को अपने खेत में चरा सकते हो। मतलब वो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर के भाग को तोड़ कर खा जाएंगी। और ये ऊपर का भाग तोड़ना ही क्या कहलाता है? एक तरह का टॉपिंग या नीपिंग कहलाता है। बस सुनना है आपको, सब यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे आपकी। याद रखिए आप क्रॉप आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हर एक तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको बस केवल सुनना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ इसे रिपीट होते हैं बार बार, तो इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि टॉपिंग और डिसकरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी आपको बताए थे, याद रखिए पार्श्व शाखाओं को वृद्धि करना, मतलब ऊपर हम तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए उसकी जो लेटरल ब्रांचेज है, ये पार्श्व की शाखा ही, इनमें वृद्धि हो सके। ठीक है, तो इसका पार्श्व शाखाओं की वृद्धि करने ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे, साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो साइलेज का पीएच मान कितना होता है बता सकते हो? बताइए दीजिए। साइलेज याद है कि हल्का अम्लीय कंडीशन में होता है, तो हल्का अम्लीय 4 हम मान लेंगे। ठीक है, वैसे जेली का भी पीएच अगर आपको पूछा आता है तो जेली का पीएच याद है क्या? 3.3 होता है। कितना होता है? 3.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे, सिंचाई की कुंड विधि में कुंड का कितना भाग गीला होता है? मतलब जो हम फरो मेथड लेते हैं उसमें कितना भाग गीला हो जाता है? तो याद रखिएगा 3/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे फ्लिंट कॉर्न, जिसका हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा फ्लिंट कॉर्न का ही प्रयोग किया जाता है, और इसे हम बोलते हैं इंडोराटा। क्या बोलते हैं? इंडोराटा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लिंट कॉर्न का नाम क्या है, डेंट कॉर्न का क्या होता है, सेकेराटा क्या होता है। ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी को एक बार आपको वो ज़रूर देख के जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे इंडियन टाटा का मतलब होता है डेंट कॉर्न, इंडियन टाटा को हम डेंट कॉर्न बोलते हैं। फ्लिंट कॉर्न का हम बात कर चुके हैं इंडोराटा, इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न, जिसका भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। एवर्टा वही है जिसका याद रखिए पॉपकॉर्न बनाया जाता है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए याद रखिए हम क्या करते हैं, मक्का को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है वो क्या होता है, फूल कर फूट जाता है, और इसको ही हम बोलते हैं पॉपकॉर्न। ठीक है, जिसको काफ़ी इन्जॉय आप करते हो, तो उसका नाम होता है याद रखिए एवर्टा। क्या होता है? GMS एवर्टा। इंडियन टाटा डेंटोर्न हो चुका है। ठीक है, GMS इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न हो चुका है। सेकेराटा क्या होता है बताइए? सॉफ्ट कॉर्न या फिर स्वीट कॉर्न? बताइए। सेकेराटा का मतलब होता है स्वीट कॉर्न, मीठी मक्का जिसे आप बोलते हो। मीठी मक्का की याद रखिएगा 2 वेराइटी है, एक माधुरी है, एक प्रिया है। वैसे माधुरी को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पूछा जा चुका है। कृष्णा व माधुरी है। ठीक है, कृष्णा व माधुरी याद रखिए मीठी मक्का की वेराइटीज़ होती है, इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, माइक्रो प्रपोगेशन में रोग रहित पौधे किस विधि के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं? तो याद रखिए सूक्ष्म प्रवर्धन में अगर आपको वायरस रहित प्लांट आपको तैयार करने हैं तो आप किसका यूज़ करोगे? आप मेरिस्टेम कल्चर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? मेरिस्टेम कल्चर का प्रयोग करोगे। आम की किस्म जिस पर जापान द्वारा हाल ही में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का मतलब होता है बैन लगाना। तो वो कौन सी वेराइटी थी? जापान जा रही थी, मतलब जापान उनका एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन क्या होता है उसमें कोई कमी आ जाती है, कोई रोग हो जाता है जिसके कारण उन पर बैन लग जाता है, तो वो होती है देखिए अल्फांसो, जिसे हम हाफूस के नाम से भी जानते हैं। अल्फांसो या हाफूस के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे रूबी। तो रूबी याद रखिएगा अनार की वेराइटी है, लेकिन पूसा रूबी याद रखिएगा, पूसा रूबी टमाटर की वेराइटी होती है। टमाटर के तो बहुत सारी वेराइटी होती है सर जी, कौन कौन सी होती है? जैसे कि पूसा शीतल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंगूर लता है, पंजाब छुआरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ही है। ठीक है, इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। हिसार ललित है, ये टमाटर की वेराइटीज़ होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या फिर राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा गुड़गांव हरियाणा में की गई थी 1984 में। NHB मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक और याद रखना है, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो शुरुआत की गई थी याद रखिए 2005 से 6 में की गई थी। और एक होती MIDH। वैसे याद रखिए इससे पहले आपको NFSM याद रखना है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपको ध्यान रखना है, जो कि याद रखिए 2007 में इसका क्या होता है, स्थापना की जाती है NFSM। इसको ही याद रखिए रूपांतरित कर दिया गया था किसमें, MIDH में। MIDH याद रखिएगा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसे हम बोलते हैं। याद रखिए ये जो नाम दिया गया था ये NFSM का ही नाम था दूसरा, और इसको संशोधित किया गया था याद रखिएगा 2014 में। NFSM आया था 2007 में, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2014 में, और इसको नाम दिया गया था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर MIDH। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा फल वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अब यहाँ पर अब पहले ऑप्शन देख लीजिए और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है वो देख लीजिए। तो याद रखिए पपीता है, तो पपीता क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी से प्रभावित होता है। अगर थोड़ा सा भी पानी भर जाता है तो ये खराब होने की संभावना होती है। क्यों, क्योंकि याद रखिए पपीता में आपने देखा होगा डंपिंग ऑफ है, और डंपिंग ऑफ याद रखिए आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण ही डंपिंग ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे टमाटर में कैल्शियम की कमी से कौन सा फिजिकल डिसऑर्डर होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम की कमी हो रही है, किस में होती है, टमाटर में। तो कैल्शियम की कमी से हमें पता है सर जी, याद रखिएगा कि ब्लॉसम एंड रोट। ब्लॉसम एंड रोट याद रखिएगा किस में होती है, बताइए। टमाटर में होती है, किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। याद रखिए किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको करना है कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम एंड रोट होता है, किस में होता है, टमाटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है। तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का जो प्रयोग है याद रखिएगा ये किया जाता है मुख्यतः आम में ही किया जाता है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आप ले लीजिए, विनियर ग्राफ्टिंग आप ले लीजिए, इनार्चिंग आप ले लीजिए, ये सभी जो मेथड है याद रखिए ये आम के ही होते हैं। अमरूद के आपको पता है माउंट लेयरिंग आप ले सकते हो, गुटीदार विधि आप ले सकते हो, रिंग बडिंग आप ले याद रखिए बेर में रिंग बडिंग और टी बडिंग दोनों का यूज़ किया जाता है याद रखिए बेर में। और अनार में किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा अनार में हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, वैसे अनार में आप एयर लेयरिंग भी ले सकते हो, एयर लेयरिंग भी ले सकते हो, और हार्डवुड कटिंग भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए। तो याद रखिए खजूर का अगर आपको पौधा लगाना है तो जो ऑफशूट हम लेते हैं याद रखिए उसका वजन होना चाहिए 7 से 12 kg प्रति ऑफशूट। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सोड शक्कर का, तो सोड शक्कर का जो वजन होता है याद रखिए ये 750 ग्राम होना चाहिए, और ऑफशूट का वजन 7 से 12 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो गेंदे की खेती आपको करनी है नर्सरी में, अगर आपको बीज लेना है तो आप ले लीजिए 1.5 kg, आपका गेंदा तैयार हो जाएगा। याद रखिए गेंदे की वही खेती है जिसका गेंदे का याद रखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है ये राजस्थान में ही लिया जाता है। राजस्थान में किस फल का यानी किस पुष्प का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है वो याद रखिए गेंदा ही है। गेंदा को हम हजारा भी बोलते हैं, मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, जिसकी एक पूसा नारंगी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इसका आपको ध्यान रखना है पूसा नारंगी। ठीक है, तो ये गेंदा की वैरायटी है, नई दिल्ली से निकाली गई थी। गेंदे को पूरे साल भर ले सकते हैं, मतलब तीनों सीजन भी हम इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है। तो अब अगेती किस्म कौन सी है, पछेती किस्म कौन सी है, ये आपको पहचाननी है, तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, अगर आपको आता है तो ही करना, अदरवाइज आप नहीं करें तो ही बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन से आपको नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नीचे नहीं जाना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, तो पूसा स्नोबॉल फर्स्ट है, ये अगेती किस्में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे फलों की डिब्बाबंदी के पहले जो ब्लांचिंग की जाती है ये कितने पर की जाती है। तो फलों की जाती है 100 डिग्री पर, और सब्जियों की जाती है 121 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बैंगन का छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है। बैंगन का छोटी पत्ती रोग जिसे हम झाड़ी नुमा पौधा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि याद रखिए जो छोटी पत्ती रोग होता है इसमें जो पौधा है वो एक झाड़ी का आकार लेता है, इसलिए इसे झाड़ी नुमा रोग भी बोला जाता है। और ये होता है कवक द्रव्य या माइकोप्लाज्मा के द्वारा, कवक द्रव्य या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे बगीचे में वायु अवरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो वायु अवरोधी जो वृक्ष है याद रखें ये इस दिशा में लगाए जाते हैं, मतलब ऐसा है, ठीक है। तो इस दिशा में क्या होता है, वायु अवरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हो, उत्तर पश्चिमी की ओर याद रखिए वायु अवरोधक पट्टियाँ हम यूज़ करेंगे। टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 400 से 500 ग्राम है, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा टमाटर की जो संकर है 125 से 150, 150 से हम 200 ले लेंगे, याद रखिएगा बैंगन की हम ले लेंगे, ये याद रखना। संकर की, टमाटर की संकर वेराइटीज़ की जो बीज दर होती है 125 से 150 होती है। संकर बैंगन की जो बीज दर होती है 150 से 200 ग्राम होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना है इनका, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये फ्लेचर का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताइए। स्क्वीज बोतल बंद करने के लिए फ्लेचर का प्रयोग किया जाता है। केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं, तो केले के ऊपरी तने को याद रखिए स्यूडो स्टेम कहते हैं, आवासी तना कहते हैं। क्या कहते हैं, कूट स्तंभ या स्यूडो स्टेम बोलते हैं। और याद रखिए केले का जो तना होता है, मतलब केला किस प्रकार का पौधा है, अगर आपको ऐसे पूछ ले तो केला एक शाकीय पौधा है, याद रखिए शाकीय, हर्बेसियस प्लांट है। किस प्रकार का है, शाकीय पौधा है, एक हर्बेसियस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है याद रखिए नासिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे मूली की किस्में जो गर्म मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है, याद रखिए पूसा चेत की होती है, जो कि याद रखिए मार्च से अप्रैल में इसे उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रोपण की कौन सी प्रणाली एक निर्दिष्ट स्थान में प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम पौधे समायोजित करती है, मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अधिकतम पौधे लिए जा सकते हैं, तो वो होती है याद रखिए षटकोणीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है ये किस में पाया जाएगा, तो हमने देख लिया है, याद रखिएगा वो मेथी है जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है। तो संपूर्ण दूध के उद्देश्य से याद रखें लगभग 33% हिस्सा ही हम यूज़ कर पाते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, याद रखिए अंगोरा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त की जाती है, लेकिन अंगोरा जो नस्ल है याद रखिए ये बकरी की नस्ल होती है। अंगोरा नस्ल होती है याद रखिए ये बकरी की नस्ल होती है। एक होती है याद रखिए सिरोही, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा आता है कि सिरोही किसकी नस्ल है, तो सिरोही याद रखिएगा बकरी की नस्ल है। रामपुर बुसायर, रामपुर बुसायर, रामपुर बुसायर किसकी नस्ल है, याद रखिए भेड़ की नस्ल है। भेड़ वही याद रखिए जिसके खुर 2 भागों में बटे होते हैं, भेड़ वही जिसके 2 भागों में खुर बटे होते हैं, वही भेड़ की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम होता है ओविस एरिस। बकरी का क्या होता है, काप्रा एरिस। ओविस एरिस किसका होता है, भेड़ का होता है। भैंस का क्या होता है, बुबलस बुबलस और बुबलस सेनेरेंसिस, दलदली भैंस का सेनेरेंसिस कहते हैं, ठीक है। उसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं और हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गाय और बकरी की बात करेंगे तो इनमें गुणसूत्र होते हैं 60, भेड़ में कितने होते हैं 54 गुणसूत्र होते हैं, मुर्गी में कितने होते हैं 78 होते हैं, ऊँट में कितने होते हैं 74 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इनका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे पशुओं में पिका रोग, जिसे पाइका रोग भी आप बोल सकते हो, तो ये होता है फास्फोरस की कमी से। अब फास्फोरस क्या है, एक तरह का क्या है, पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व या खनिज पदार्थ, तो खनिजों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे एक गाय सूखा चारा, लकड़ी, मिट्टी आदि को खाती है तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा, याद देखिए अगर कोई भैंस है, कोई पाड़ी है, कोई गाय है, अगर वो किसी ईंट को खा रही है या फिर उसको चाट रही है तो ऐसे लक्षण वो तभी प्रकट करेगी जब उसमें याद रखिए फास्फोरस की कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सूखे चारे की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका प्रयोग हम, अगर आपको चारा की गुणवत्ता आपका मेंटेन करनी है, गुणवत्ता या फिर क्वालिटी को आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो आप यूरिया का भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ आप नमक का भी प्रयोग कर सकते हो। वैसे अगर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ऑप्शन में, अगर आपको नमक या यूरिया देखने को मिले और उपयुक्त सही नहीं मिले तो आपको उस कंडीशन में याद रखें यूरिया को ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूरिया का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है सूखे चारे की गुणवत्ता को इंप्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे बकरी की कौन से नस्ल मांस के लिए सभी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ होती है। तो मांस के लिए सबसे जो बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, वो होती है ब्लैक बंगाल। कौन सी होती है, ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गाय की संकर नस्लों में किस नस्ल का सबसे अधिक दूध उत्पादन प्रति ब्यात होता है। तो सबसे अधिक दूध है 21 का होता है, बताइए। जर सिंध का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है
भैंसों के संतुलित आहार में होता है, तो याद रखिएगा जो रफेज होता है उसका होता है 2/3 भाग और 1/3 भाग होता है बाटा। बाटा मतलब कंसनट्रेट, रफेज चारा को बोलते हैं, ठीक है। तो 1/3 2/3 वैसे याद रख सकते हो, 1/2 या फिर 2/3 आसानी से याद रख सकते हो। डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाय के घी का साबोनिकेशन मान, मतलब सैफोनिकेशन मान क्या होता है। तो सैफोनिकेशन मान बस आपको डायरेक्ट याद रखना है 2:2। कितना याद रखना है 2:2, क्या सैबोनी या फिर सैफोनिफिकेशन मान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 220 से 226। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाय के बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना, याद रखिएगा, विनिंग कहलाता है, लेकिन माँ के बछड़े को साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। साथ रहकर पालना सकलिंग कहलाता है। से याद रखना, सकलिंग साथ रखा जाता है तो सकलिंग, और अलग रखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं विनिंग। और विनिंग की जो ये प्रोसेस है ये मुख्यतः याद रखिएगा जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मतलब डेयरी हाउस होते हैं, डेयरी हाउसों में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, हिमीकृत वीर्य को तरल नाइट्रोजन में कितने तापमान पर रखा जाता है। तो जो याद रखिएगा जो तरल नाइट्रोजन होता है इसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। किसमें, तरल नाइट्रोजन में। वैसे याद रखिए CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। CO2 की जो टेम्परेचर लिया जाता है ये लिया जाता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और CO2, ठीक है। दोनों अगर आपको ऑप्शन में मिले तो दोनों राइट होंगे, केवल आपको एक ऑप्शन में मिलता है तो याद रखिए तरल नाइट्रोजन का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है या फिर उसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। बताइए, नेशनल ब्यूरो आनुवंशिक ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, करनाल, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। तो आपको पता है जितने भी जो रजिस्टर्ड ब्रीड है ये NBPGR के द्वारा ही दी गई है। सॉरी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होता है ये तो नई दिल्ली में है। यहाँ पर हम बात करें एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब इसको याद रखना NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिए करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। और इसी के द्वारा याद रखिए जितनी भी यहाँ पर रजिस्टर्ड ब्रीड दी गई है, मतलब रजिस्टर्ड नस्लें दी गई है, वो भी याद रखिए इसी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, खीस का pH मान कितना होता है। तो बताइए जल्दी से, खीस का pH मान कितना होता है। तो इसका होता है याद रखिए 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पशुओं में अपच हो जाने के कारण जो आफरा रोग हो जाता है जिससे पशु के रुमेन भाग में गैस बढ़ जाती है, इस गैस को आप किस यंत्र की सहायता से निकालते हो। तो कल भी आपको बताया था ट्रोकार कैनोला का हम प्रयोग करते हैं। आफरा या ब्लोट रोग के जो हानिकारक गैसें होती है रुमेन भाग में एकत्रित हो जाती है। रुमेन भाग वही होता है जो कि प्रथम कोष्ठ होता है, सबसे बड़ा भाग यही होता है। इसी में याद रखिएगा बाईं साइड, मतलब बाईं तरफ क्या होती है, गैस का स्टोर हो जाता है और इस गैस को याद रखिए ट्रोकार कैनोला की सहायता से निकाला जाता है। इसी को हम बोलते हैं आफरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वसा परीक्षण के लिए ब्यूटाइरोमीटर में दूध की कितनी मात्रा ली जाती है। तो 10.75, मतलब 10.75 ml ली जाती है। वैसे इसको आप बोल सकते हो 10.75 ml, ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है। याद रखने के लिए आप डायरेक्ट याद रखिए 10.75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया डबल टोन दूध। तो डबल टोन मिल्क में याद रखिएगा जो वसा होती है SNF की मात्रा होती है, वसा होती है डबल टोन में केवल 1.5%, 1.5 या 9, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा 1.5 9। और केवल टोन्ड होता है उसका 3 साढ़े 8, 3 साढ़े 8, 1.5 9। कैसे याद रखोगे कि जो टोन्ड दूध होता है उसमें 3% वसा होती है, SNF होता है ये 8.5% होता है, लेकिन जो डबल टोन्ड होता है उसमें वसा होती है कम और SNF होता है ज़्यादा, मतलब 1.5 9, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डबल टोन की, तो हमारा 1.5 और 9 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भेड़ का CSWRI मालपुरा टोंक में विकसित है। यहाँ से एक वेराइटी निकाली गई थी, सॉरी एक ब्रीड निकाली गई थी, वो थी अविकालीन। तो अविकालीन काल से माल याद रखिएगा, काल से माल याद रखिएगा, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब रेम्बोलो तो आपको पता ही होता है, मेरिनो आपको पता होता है, तो मेरिनो इंटू मालपुरा का जो क्रॉस है वही कहलाती है अविकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि गौ पशु के ब्याने के बाद अधिकतम दूध उत्पादन कितने समय बाद होता है। तो याद रखिएगा 98 का क्वेश्चन के यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 सप्ताह बाद। दलदली भैंसिन सेरस जिनस से संबंधित है तथा मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा जो दलदली भैंसें हैं इनका जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः ये किया जाता है भार वहन के लिए।
ठीक है। जो दलदली भैंसें होती है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में पाई जाती है, उनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है कृषि कार्य के लिए, भार वहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि पशुशाला को धोने के लिए फिनाइल का कितना प्रतिशत घोल का आप प्रयोग करोगे? तो केवल हम यूज़ करेंगे 1%। फिनाइल का प्रयोग किया जाता है, ये केवल 1% यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आई थिंक यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चंस किए हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने किए हैं। तो आपको यहाँ पर 30 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो बस आपको यहाँ पर केवल सुनना था, आपने सुना, अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए, कुछ याद भी आपको हुआ होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ।